आपके जाने माने जो नाम है प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन जी, क्या लगता है रणदीप जी बिल्कुल राजनीति में एक्टिव कम नजर आ रहे हैं हरियाणा की। हालांकि उनको एसआर के ग्रुप का एक सदस्य माना जाता था, जो अब एसआरबी ग्रुप हो गया है। और फिर भी उनकी एक्टिविटी कोई खास नजर नहीं आती है। किसी किसी मौके पर वो नजर आ जाते हैं, जैसे शैलजा जी ने पर्चा भरा तो वो नजर आ गए, अन्यथा वो केंद्र की राजनीति में ही ज्यादा एक्टिव रहते हैं। तो पूरा सिनेरियो आपको कैसे लगता है कि वो हरियाणा की राजनीति में एक्टिव रहेंगे या कम एक्टिव रहेंगे या ज्यादा एक्टिव रहेंगे, क्या कहना है आपका? देखो, रणदीप सिंह सुरजेवाला को राजनीति विरासत में मिली है। उनके पिता चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, विधायक रहे, मंत्री रहे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उसमें जो किसान सेल है उसके बहुत सालों तक वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। और रणदीप सिंह सुरजेवाला के जो पिताजी शमशेर सिंह सुरजेवाला नरवाना के साथ साथ जो है कैथल से भी वो विधायक रहे। रणदीप सिंह सन 2000 के आसपास से जब हरियाणा में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी जिम्मेदारी होने के बावजूद हरियाणा में बड़े एक्टिव रहे। वो युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, तब भी उनका जो मुख्य केंद्र बिंदु रहा वो हरियाणा प्रदेश रहा। उसके बाद उनको हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया और अपने आप में को उन्होंने एक प्रदेश का नेता बनने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास किए और उसी के मद्देनजर वो लगातार लोगों के बीच में रहे। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने तब हरियाणा की राजनीति में और ज्यादा वो मशहूर हुए जब सन 2005 में उस समय के मुख्यमंत्री रहते हुए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को उन्होंने नरवाना से चुनाव हराया था और सिटिंग सीएम को हराने के बाद उनको चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कैबिनेट में भारी भरकम मंत्रालयों का मंत्री बनाया गया। बिजली जैसा बहुत बड़ा डिपार्टमेंट जिससे हर आदमी जुड़ा हुआ है उसका उनको मंत्री बनाया गया। 2009 में जब दोबारा सरकार बनी तो भी उनको मंत्री बनाया गया। 2014 के बाद वो हरियाणा के साथ साथ केंद्र की राजनीति में भी बड़े सक्रिय हुए। कांग्रेस पार्टी ने उनको अपना राष्ट्रीय प्रवक्ता और जो मीडिया सेल है उसका इंचार्ज भी बनाया। उनको कर्नाटक जैसे बहुत महत्वपूर्ण राज्य का प्रभारी तक बनाया गया। उसके बाद हालात ये बदली कि हरियाणा में जब राज्यसभा की सीट के लिए चुनाव होना था तो रणदीप सिंह सुरजेवाला वहां से उनका डाउनफॉल राजनीति में शुरू हुआ जब उन्होंने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से डर करके कह सकते हैं या उनका खुद का कॉन्फिडेंस इतना नहीं था कि उन्होंने हरियाणा को छोड़ करके राजस्थान से राज्यसभा की सीट पर चुनाव लड़ा, जहां राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी और एक सेफ सीट थी, जबकि हरियाणा में कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत होने के बावजूद एक राज्यसभा का एमपी चुनने के लिए जितना बहुमत चाहिए उतना बहुमत हरियाणा में कांग्रेस के पास था। उसके बावजूद वो इस भय से कि कहीं सुभाष चंद्रा वाला खेला दोबारा ना हो जाए हरियाणा की राजनीति में, और वो हुआ भी। ये अलग बात है कि वो रणदीप सिंह सुरजेवाला की जगह अजय माकन जी के साथ हुआ और उस खेला का शिकार अजय माकन की जगह अगर रणदीप आते तो वो और ज्यादा बड़े स्तर पर होते। उससे डर करके वो राजस्थान चले गए और राजस्थान के बाद हरियाणा की राजनीति में धीरे धीरे वो अनएक्टिव हो गए। अब अगर मैं हालात बताऊं, हरियाणा में अगले 1 महीने के बाद किसी भी दिन विधानसभा चुनाव घोषित हो सकता है। उसके बावजूद रणदीप सिंह सुरजेवाला हरियाणा की राजनीति में कहीं सक्रिय नजर नहीं आते। 2005 से लेकर के और 2019 के विधानसभा चुनाव तक 2005, 2009, 2014 और 2019 4 चुनाव में रणदीप सिंह सुरजेवाला के हरियाणा प्रदेश के अलग अलग इलाकों में सैकड़ों लोग होर्डिंग, पोस्टर, बैनर लगाने वाले थे। सैकड़ों दावेदार टिकटों के उनकी जय जयकार बोलने वाले थे। लेकिन अब हालात ये है कि कैथल जिले को छोड़ दें हम तो रणदीप सिंह सुरजेवाला के कहीं कोई खासम खास समर्थक भी नहीं दिखाई देते, कहीं कोई उनके टिकटों के दावेदार साथी दिखाई नहीं देते। और अब हालात ये है कि जिस बरवाड़ा, उकलाना, जींद के इलाके को वो अपना घर बताते थे, नरवाना, उचाना, वहां के लोग भी अब धीरे धीरे
जो उनके खेमे के साथी थे वो रणदीप सिंह सुरजेवाला की जगह अब कुमारी शैलजा का बड़ा फोटो लगाने लग गए। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के डर से, राजनीतिक डर से कुमारी शैलजा के आगे जो है एक तरह से सरेंडर कर दिया और कुमारी शैलजा को उन्होंने अपना नेता मान लिया है। क्योंकि रणदीप सिंह सुरजेवाला को अगर पूरे लोकसभा चुनाव की भी हम देखें तो उनको ज्यादातर मौकों पर केवल कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट में डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता के पक्ष में और जो सिरसा लोकसभा है उसके नरवाना के इलाके में कुमारी शैलजा के पक्ष में प्रचार करते हुए ज्यादा देखा गया है। कहीं ना कहीं रणदीप सिंह सुरजेवाला ने अपनी जो उनका राजनीतिक एक विजन था, उनका जो एक राजनीतिक कैडर था, उसको सीमित करते हुए केवल कैथल तक सीमित कर दिया है। और यही परिणाम है कि उनके तमाम साथी धीरे धीरे उनको छोड़ करके अपना अलग रास्ता बढ़ाने लग गए हैं। अब कुछ एक मुट्ठी भर लोग उनके पास बच गए हैं और मुझे नहीं लगता कि उन लोगों के सहारे रणदीप सिंह सुरजेवाला हरियाणा प्रदेश की सियासत में अपना पांव जमा पाएंगे। एक गजब और रोचक बात मैं दर्शकों को और बताऊं, भले ही पिछले 4 लगातार योजनाओं से रणदीप सिंह सुरजेवाला के खासम खास समर्थक विभिन्न विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा करते रहे हों, भले ही वो दावेदार बने रहे हों, लेकिन रणदीप सुरजेवाला हर विधानसभा के चुनाव में 90 में से कोई इक्का दुक्का ही अपने साथी को टिकट दिला पाए। कोई बहुत बड़े स्तर पर वो टिकट नहीं दिला पाए। यहां तक कि उनके खुद के जो गृह जिला है, चाहे वो कैथल की हम बात करें और चाहे जींद की बात करें, उनकी 5 सीटें जींद में आती हैं, 4 सीटें कैथल में आती हैं। उन याद रहे, वरना हरियाणा प्रदेश बाकी में वो कुछ नहीं कर पाए। और यही कारण है कि वो भी हरियाणा की राजनीति से लगता है कि उब चुके हैं और जो उनके साथी हैं वो भी धीरे धीरे उनसे कन्नी काटना शुरू कर चुके हैं। जी, तो क्या आपको लगता है कि वो अब केंद्र की राजनीति ज्यादा करेंगे, क्योंकि केंद्र में उनके पास महत्वपूर्ण पद हैं, उनको जो जिम्मेदारी दी जाती है वो भी काफी अच्छी दी जाती है और राज्यसभा के सदस्य भी हैं, केंद्र की राजनीति में भी सक्रिय हैं, गांधी परिवार के करीबी भी हैं। तो क्या लगता है आपको, वो केंद्र की राजनीति पर ज्यादा जोर देंगे या प्रदेश में भी आने की उनकी कोई संभावना है हरियाणा में? देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी उनकी हरियाणा प्रदेश की सियासत में मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में जो एक तैयारी करनी होती है उसके वो कहीं नजदीक भी दिखाई नहीं दे रहे। ये अलग बात है कि अगर हरियाणा में कांग्रेस का बहुमत आ जाए और गांधी नेहरू परिवार के नजदीकी होने के चलते हो सकता है उनकी लॉटरी जैसे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की लगी ऐसे लग भी जाए, वो एक इतर बात है। लेकिन खास बात यह है कि अब रणदीप सिंह सुरजेवाला पूरी तरह से राष्ट्रीय राजनीति में उलझे हुए हैं। एक तरफ वो राजस्थान से राज्यसभा के सांसद हैं, दूसरी तरफ वो कर्नाटक के कांग्रेस के प्रभारी हैं और तीसरी तरफ जो एआईसीसी और जो राहुल गांधी के कार्यक्रम हैं उनमें भी वो काफी व्यस्त रहते हैं। मुझे कहीं भी ये नहीं लग रहा कि अब अगले कुछ साल रणदीप सिंह सुरजेवाला हरियाणा की सियासत में सक्रिय रूप से दिखेंगे जिस तरह से वो पिछले 20 सालों से दिखते रहे हैं। अब वो केवल जो एक राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रभारी को जो कार्य करने होते हैं या राष्ट्रीय पदाधिकारी को जो कार्य करने होते हैं उस तरह के कैडर में अब वो घुल मिल चुके हैं और अब वो उस दिन का इंतजार कर रहे होंगे कि कब कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार या बहुमत की सरकार दिल्ली में बने और उसमें वो कहीं ना कहीं अपनी एडजस्टमेंट करवाएं। दूसरी खास बात, उनके जितने समर्थक साथी अभी भी घूम रहे हैं, जो अभी कुछ एक समर्थक मैदान में हैं, उनको भी प्रदेश कांग्रेस की जो एक कमेटियां बन रही हैं या प्रदेश कांग्रेस के द्वारा जो पदों की घोषणाएं की जा रही हैं अलग अलग, चाहे वो महिला विंग हो, एनएसयूआई हो, युवा कांग्रेस हो या मेन कांग्रेस हो, प्रभारी हो, उनमें भी उनके समर्थकों को कोई बहुत ज्यादा खास वेटेज नहीं दिया जा रहा। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अब रणदीप सिंह सुरजेवाला केवल एक कैथल के नेता बनकर के रह गए हैं या वो दूसरा हरियाणा से बाहर के दूसरे राज्यों में उनकी पूछ है। हरियाणा में उनका अब कोई बहुत लंबा चौड़ा राजनीतिक रूप से मैदान नहीं बचा है। जी, क्या आपको लगता है कि वो इस बार का चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का? देखो, मुझे नहीं लग रहा कि वो कहीं से इस बार का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे।
उसके पीछे सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो वो खुद अभी 2028 तक राज्यसभा के सांसद हैं, लिहाजा विधायक से बड़ी राज्यसभा की कुर्सी है, तो उस हिसाब से वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। दूसरी बड़ी बात, पिछली बार जिस तरह से उनको लीलाराम गुर्जर जैसे एक जो है बहुत बड़ा नेता का कद नहीं है लीलाराम गुर्जर का, उन्होंने रणदीप सिंह सुरजेवाला को चुनाव हरा दिया। उसके बाद रणदीप सिंह सुरजेवाला के खुद कैथल जो नगर परिषद है, वहां भी भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन बन गया। कहीं ना कहीं कई एमसी उनके बन गए। कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे उनकी जो कैथल की जो शहरी सीट है, चूंकि कैथल गांव भी आते हैं लेकिन शहरी डोमिनेटेड सीट है, और शहरों में बीजेपी का प्रभाव अब भी उतना कम नहीं हुआ है, जितना जो है दिखाई दे रहा है उतना ही बीजेपी का प्रभाव अब भी है। तो कहीं ना कहीं वो खुद तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन एक चर्चा बड़े जोरों पर है कि वो उनकी धर्मपत्नी जो गायत्री सुरजेवाला है, जो डाबड़ा गांव से आती है, डाबड़ा हिसार के बरवाड़ा विधानसभा में आता है, और डाबड़ा के उनका जो परिवार है वो भी राजनीतिक परिवार है, चाहे वो चौधरी हरि सिंह डाबड़ा हो, उसके बाद कंवल सिंह डाबड़ा, पूर्ण सिंह डाबड़ा, शमशेर सिंह डाबड़ा, वो तमाम इस इलाके के बड़े नेताओं में शामिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक नजर यह है कि गायत्री सुरजेवाला कैथल या बरवाड़ा कहीं भी एक विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकती हैं। एक राजनीतिक चर्चा यह भी है कि कैथल की सीट पर रणदीप सिंह सुरजेवाला के बेटे, जो अक्सर रणदीप सिंह सुरजेवाला की गैर हाजिरी में कैथल के कार्यक्रमों में पिछले 2-3 सालों से लगातार सक्रिय हैं, लोगों के सुख दुख में अब वो ही रणदीप सिंह सुरजेवाला की जगह कैथल में जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको भी रणदीप सिंह सुरजेवाला चाहेंगे कि उनकी अगली पीढ़ी के तौर पर उनके बेटे कैथल से विधानसभा का चुनाव लड़ें और खुद रणदीप सिंह सुरजेवाला राष्ट्रीय राजनीति करें। जो अभी जो सूचनाएं मिल रही हैं उसके हिसाब से रणदीप सिंह सुरजेवाला खुद राष्ट्रीय राजनीति करेंगे और उनका बेटा या उनकी धर्मपत्नी विधायक का चुनाव लड़ेंगी। जी, रणदीप सुरजेवाला एसआर के ग्रुप के भी मेंबर थे जी, और एसआर के ग्रुप में किरण चौधरी पहले ही जा चुकी हैं, और अगर रणदीप सुरजेवाला की स्थिति भी कमजोर होती है तो क्या आपको लगता है कि एसआर के ग्रुप बिल्कुल ठंडा पड़ जाएगा हरियाणा की राजनीति में और एक छत्र राज हो जाएगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा का? देखो मेरा ऐसा मानना है कि भले ही रणदीप सिंह सुरजेवाला एसआर के या एसआरबी गुट में हो, उसके बावजूद जो एसआरबी गुट में केवल कुमारी शैलजा ज्यादा सक्रिय दिखाई दे रही हैं, और एसआर के और एसआरबी गुट के नेताओं ने कुमारी शैलजा को ही अपना नेता मान लिया है। और कुमारी शैलजा के जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें भले ही रणदीप सिंह सुरजेवाला के फोटो लगाए जा रहे हों होर्डिंग और बैनरों पर, लेकिन रणदीप सिंह सुरजेवाला ज्यादातर कार्यक्रमों में नहीं आते, वो ज्यादातर कार्यक्रमों में नदारद रहते हैं। कहीं ना कहीं फील्ड पर रणदीप सिंह सुरजेवाला कुमारी शैलजा के साथ कोई ज्यादा दिख नहीं रहे, केवल एक मानसिक रूप से वो उनके साथ दिखाई दे रहे हैं और उसका ही एडवांटेज कुमारी शैलजा को मिल रहा है। जहां तक आपने जो दूसरा प्रश्न किया कि कुमारी शैलजा की स्थिति क्या है प्रदेश में, मेरा ऐसा मानना है कि वर्तमान में 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में इस एसआरबी गुट के पास संभावित दावेदार भी नहीं है। मजबूत दावेदार तो आप छोड़िए, संभावित दावेदार भी सभी 90 विधानसभा सीटों पर नहीं है। और अगर जिताऊ लोगों की बातें करें तो इस एसआरबी गुट के पास पूरे हरियाणा प्रदेश में 10 से 12 की गिनती से ऊपर जिताऊ दावेदार भी नहीं दिखाई दे रहे। तो ये कहा जाए कि एसआरबी गुट बहुत कुछ कर देगा हरियाणा की सियासत में, ऐसा मुझे आज के दिन कम से कम नहीं लग रहा। इनको अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा, इनको मजबूत चेहरों को आगे लाना होगा, क्योंकि एक खास बात मैं कमल जी और दर्शकों को बताऊं, और दर्शक भी अगर नोट करेंगे, एसआरबी गुट में ज्यादातर वो लोग शामिल हैं जिनको चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे से टिकट मिलने की कहीं कोई संभावना नहीं है। वो लोग इस दूसरे खेमे में सिर्फ इसलिए आए हुए हैं कि यहां कम से कम उनका टिकट के दावेदारों में नाम तो चल पड़े, वरना जिताऊ कैंडिडेटों के अगर हम संभावित दावेदारों की बात करें तो हो सकता है खुद एसआरबी गुट के नेता भी 10-15 आदमियों से ज्यादा नाम ही ना गिना पाए हरियाणा प्रदेश में, जो जिताऊ और मजबूत दावेदार हो उनके पास। कहीं ना कहीं हरियाणा में
मेरा ऐसा मानना है कि आज भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ही कांग्रेस में ज्यादा दम दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से हरियाणा प्रदेश के जो प्रभारी हैं कांग्रेस के, दीपक बाबरिया और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दोनों की जो जोड़ी है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को कुछ ना कुछ कमाल धमाल कर सकती है। वरना एसआरबी गुट के सहारे कांग्रेस हरियाणा प्रदेश में सत्ता में भागीदार नहीं दिखाई दे रही, सत्ता के नजदीक नहीं दिख रही। जी पिछली बार जब बाबरिया जी लोकसभा के चुनाव हुए थे तो जी बड़े आरोप लगे थे कि एक गुट को ही तरजीह दी गई, और जो आला कमान है शैलजा जी ने आरोप लगाया उनको ग्राउंड की समझ ही नहीं है। और उसके बाद बाबरिया जी थोड़े डिफेंसिव हो गए थे और उन्होंने ये कहा था कि विधानसभा के जो भी चुनाव हैं वो चुनाव में जो उम्मीदवार चुने रखे जाएंगे वो सारे एक सर्वे के आधार पर होंगे कि अलग अलग सर्वे करवाए जाएंगे और उनमें जिनका नाम ऊपर आएगा, चाहे वो किसी भी गुट का हो, वो उसको टिकट दिया जाएगा। ऐसा कुछ होता हुआ दिख रहा है क्या आपको? क्योंकि जो अभी जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से तो जो लोग चुनाव के जो टिकट अभ्यर्थी हैं, जो टिकट के लिए फॉर्म भर रहे हैं, उनकी पहली स्क्रीनिंग तो प्रदेश अध्यक्ष ही कर रहे हैं और उसके बाद फिर नेक्स्ट स्क्रीनिंग कमेटी को दिया जाएगा। अगर पहली स्क्रीनिंग ही प्रदेश अध्यक्ष और भूपेंद्र सिंह हुड्डा और बाबरिया जी करेंगे, मान लीजिए 3 लोग करेंगे, तो फिर दूसरे गुट की तो कोई मतलब ना सर्वे की कोई वैल्यू रह गई, ना उसकी जो प्रशिक्षण करना है, जो कांग्रेस की कमेटियां बनी हैं उनकी कोई वैल्यू रहेगी। क्या लगता है आपको? देखो, मेरा ऐसा मानना है कि लोकसभा के चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी ने काफी हद तक, मैं 100% तो नहीं कहूंगा, लेकिन काफी हद तक जिताऊ चेहरों को चुनावी मैदान में उतारने का प्रयास भी किया। और उसी प्रयास का एक नतीजा है कि कुमारी शैलजा को सिरसा से उन्होंने टिकट दी। वरना कुमारी शैलजा का पहला दावा अंबाला पर बनता था। क्योंकि अंबाला से उन्होंने पिछला चुनाव भी लड़ा था, तो उस लिहाज से कुमारी शैलजा अंबाला से ज्यादा बड़ी दावेदार थी, लेकिन जिताऊ सिरसा में ज्यादा वोटों से थी, इसलिए उनको टिकट दी गई। दूसरी बात, मेरे पास जो सूचना है उसके मुताबिक प्रदेश के प्रभारी, पहली बार ऐसा प्रभारी प्रदेश की कांग्रेस को मिला है जो खुद इतना इंटरेस्ट ले रहा है संभावित दावेदारों में, और वो खुद पता कर रहे हैं कि एक एक दावेदार का कितना वजन है, क्या वो चुनाव जीत सकता है या नहीं जीत सकता, पार्टी के प्रति वो कितना लॉयल और वफादार है, उसकी जीतने की गुंजाइश कितने प्रतिशत है, और ना केवल उसकी बल्कि उसके बाद उसका अल्टरनेट क्या है। यहां तक भी जो है तैयारियां प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी और प्रदेश कांग्रेस की जो टीम है और जिनकी अपॉइंटमेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने की है, वो तमाम नेता कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि अगर इस बार कांग्रेस पार्टी ने बिना भाई भतीजावाद के, बिना गुटबाजी के, अगर सर्वे के आधार पर टिकट नहीं दिया, अगर मजबूत लोगों को टिकट नहीं दी, तो हरियाणा प्रदेश में हार की जो सिलसिला कांग्रेस का 2 योजनाओं से चल रहा है उसकी हैट्रिक भी बन सकती है। उसके लिए केवल कांग्रेस पार्टी को, वो चाहे कुमारी शैलजा के खेमे के हों, चाहे वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे के हों, चाहे वो इन दोनों को छोड़ करके सामूहिक कांग्रेस के नेता हों, या वो कोई बाहर के लोग भी हों जो जिताऊ हों, उन लोगों पर जब तक दांव पार्टी नहीं खेलेगी तब तक पार्टी सत्ता में नहीं आएगी। एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं दर्शकों को देना चाहूंगा। 2014 में बीजेपी क्यों सत्ता में आई? केवल उसने जिताऊ चेहरों पर दांव खेला, चाहे वो कांग्रेस से आए, चाहे वो किसी भी पार्टी से आए। 2019 में बीजेपी क्यों जीती? 19 में भी उसने अपने लोगों की टिकट काट करके, जो अपने जिताऊ दावेदार नहीं थे, जिनसे उम्मीदें कम थी, उनको छोड़ करके कांग्रेस और इनेलो से आए हुए लोगों को टिकट दी। इसी तरह से अगर मैं एक उदाहरण दूं, 2005 में जब कांग्रेस पार्टी की 67 विधानसभा की सीटें आई, तब भी कांग्रेस पार्टी ने कई ऐसे चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा जो दूसरे दलों से आए हुए थे। कहीं ना कहीं जब तक आज जो कांग्रेस की स्थिति है,
अगर इसी स्थिति से कांग्रेस की सत्ता आती तो वो 2019 के चुनाव में ही आ जाती, क्योंकि 19 के बाद तो बहुत से लोग कांग्रेस को छोड़ चुके हैं। कहीं ना कहीं जब तक दूसरी पार्टियों से या अन्य सामाजिक लोग या विभिन्न जो है सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोग जब तक के पार्टी में नहीं आएंगे और उन पर पार्टी जब तक दांव नहीं खेलेगी, तब तक कांग्रेस पार्टी भी सत्ता नहीं हासिल कर पाएगी, क्योंकि सरकार बनाने के लिए जो 5-6% वोट का डिफरेंस जो रह जाता है उसको केवल इसी जरिए से आप पूरा कर सकते हैं, वरना हरियाणा प्रदेश में लहर और आंधी किसी पार्टी की आज के दिन दिखाई नहीं दे रही। मेरा निजी तौर पर यही मानना है कि जो पार्टी टिकट सही बांटेगी, टिकट मेरिट के आधार पर बांटेगी, वही प्रदेश में सत्तासीन होगी। जी जी, तो दर्शकों आपने देखा किस तरह से पूरी परिस्थिति है, एसआर के गुट की क्या स्थिति है और एसआर के गुट में रणदीप सुरजेवाला की क्या स्थिति है। ये चुनाव तय करेंगे कि रणदीप सुरजेवाला क्या राह लेते हैं, सेंटर की राजनीति में ज्यादा जोर देते हैं या स्टेट की राजनीति में ज्यादा जोर देते हैं। स्टेट अगर सेंटर में जाते हैं तो स्टेट में अपने बेटे को या अपनी पत्नी को किसे मैदान में उतारते हैं। ये सारी चीजें जो है इन चुनावों में क्लियर होंगी, काफी लोगों के बारे में क्लियर होंगी और उसमें रणदीप सुरजेवाला भी एक नाम है। ये पूरा परिप्रेक्ष्य आपको प्रद्युमन जी ने दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रद्युमन जी, आपने समय दिया। फिर किसी अंक के साथ मिलते हैं जी, फिर किसी अंक के साथ मिलते हैं साथियों, फिर किसी मुद्दे के साथ मिलते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, इस एपिसोड को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ऐसा निवेदन है।